बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं। चैप्टर नंबर 12 या 4 ये हम कंप्लीट कर चुके थे, तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 या चैप्टर नंबर 13 हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है। नेम पे फोकस करें, बायो केमिस्ट्री। दो वर्ड्स हैं, पहला लफ्ज़ है बायो और दूसरा लफ्ज़ है केमिस्ट्री। तो बायो मीन लिविंग थिंग्स, केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शन। तो पहली डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग थिंग्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। दूसरी बात, अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो इनके अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स या कंपाउंड्स पाए जाते हैं, तो हम उन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे और उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, मैक्रो मालिक्यूल। मैक्रो मालिक्यूल्स कहते हैं ऐसे मालिक्यूल जिनका मालिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है, यानी जिनका थाउजेंड्स AMU में मालिक्यूलर मास हो, उन मालिक्यूल्स को हम मैक्रो मालिक्यूल्स कहते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ मैक्रो मालिक्यूल्स। और मैक्रो मालिक्यूल्स में कौन कौन आएंगे? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा। नंबर 2 में आएंगे प्रोटीन्स, पहले पे आएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे पे प्रोटीन्स, तीसरे पे हमारे पास आएंगे लिपिड्स, चौथे पे हमारे पास आएगा न्यूक्लिक एसिड यानी DNA RNA आप लोगों ने सुना होगा, और पाँचवें नंबर पे आएंगे विटामिन्स। तो जिस ब्रांच में इन मैक्रो मालिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, यानी इन्हीं की यही हमारे मालिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, तो जिस ब्रांच में हम मैक्रो मालिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, इन मैक्रो मालिक्यूल्स की स्टडी को हम बोलते हैं बायो केमिस्ट्री। अगली बात, ये ब्रांच इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए कि हमारी बॉडी में मोस्टली जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हमें हमारे जिस्म को एनर्जी चाहिए, तो ये जितने मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं इनमें एनर्जी प्रेजेंट होती है, यानी आप कह सकते हैं कि ये एनर्जी का ज़हीरा होते हैं। तो हमारी बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए तो हमारा जिस्म इन मालिक्यूल्स को तोड़ता है और इन मालिक्यूल्स को तोड़ के देन उससे एनर्जी हासिल करता है। फिर अगली बात, ये मैक्रो मालिक्यूल्स होते की तरह ज़्यादातर नेचुरल अकरिंग होते हैं। नेचुरल अकरिंग का मतलब क्या है कि ये हमारी नेचर में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड कह सकते हैं, यानी हम जो खुराक इस्तेमाल करते हैं ये मैक्रो मालिक्यूल मोस्टली इस खुराक में होते हैं। तो हमारी बॉडी पहले इनको हासिल करती है, देन इनको ब्रेक डाउन करती है और इनसे एनर्जी हासिल करती है। तो चेक करें जी, डेफिनेशन यहाँ से आपने मार्क करनी है। डील विद द नेचुरल अकरिंग मैक्रो मालिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। इसके बाद इन मैक्रो मालिक्यूल्स की अगर बात करें तो ये किधर होते हैं? सिंथेसाइज बाय लिविंग थिंग, यानी कि हम जिंदा जानदारों के अंदर तैयार होते हैं और ये हमारी नेचर में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद मैक्रो मालिक्यूल क्यों ज़रूरी है? मैंने आपको बताया एनर्जी का ज़रिया है, तो एसेंशियल है इसलिए कि रेजरवायर ऑफ एनर्जी। अब एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमारी एनर्जी का बेसिक सोर्स है। यू कैन से एक जानदार पर डे जितनी भी कैलोरीज एनर्जी इस्तेमाल करता है पूरा दिन, वो मैक्सिमम हाफ से लेकर 2/3 तक कार्बोहाइड्रेट से आती है। नंबर 2, हमारा जो ब्रेन होता है वो भी एनर्जी ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट से हासिल करता है। ठीक हो गया। दूसरे पे आते हैं जी प्रोटीन। प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज़, हमारा जितना भी नॉन बोनी पोर्शन है, जितनी किस्म का मीट है, हमारे मसल्स हैं, हड्डियों के अलावा जितना पोर्शन है वो सारा प्रोटीन से बना होता है। और इसके अलावा जो बोन्स होती हैं उनको भी स्ट्रेंथ देती हैं प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लिपिड्स। लिपिड्स का इंपॉर्टेंस ये हो सकती है कि ये हाई एनर्जी फूड है, एमरजेंसी फूड है, यानी कि यू कैन से अगर हमारी बॉडी को क्विकली एनर्जी चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि अगर एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, मेहनत मुशक्क़त वाला काम कर रहा है, तो उसकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो अगर हमें ज़्यादा एनर्जी वाले मालिक्यूल्स की बात करें तो वो लिपिड्स आते हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं, ये खसूसियात को, आपने जेनेटिक्स सुना होगा, खसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करते हैं, यानी कि हमारी इनहेरिटेंस के ज़िम्मेदार होते हैं। तो ये सारी इनकी इंपॉर्टेंस होती है। तो दिस इज़ इंट्रोडक्शन। क्या याद रखना है? पहली बात, इस ब्रांच में हम मैक्रो मालिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी बात, मैक्रो मालिक्यूल्स में कौन कौन आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन। थर्ड वे इंपॉर्टेंस बतानी है कि ये एनर्जी का रिजर्वायर है। फोर्थ पे एक एग्जांपल दे देनी है कि इनसे कैसे एनर्जी हासिल की जाती है। शुरू जो हम टॉपिक आज का करेंगे दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये बेसिकली इसका लफ्ज़ी मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट के लिए लफ्ज़, जब लफ्ज़ हाइड्रेट आए तो इसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है वाटर।
तो कार्बन और वाटर, यू कैन से अगर कार्बन के एलिमेंट और वाटर के एलिमेंट्स को हम इकट्ठा कर दें तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। ये मैं लफ्ज़ी मीन बता रहा हूँ, इसका हरगिज़ ये नहीं मतलब है कि पानी में कार्बन मिक्स करें तो ये काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन से कार्बोहाइड्रेट निकला है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से बने, और इनका जनरल फार्मूला है CnH2n। यहाँ क्लियर क्या करना है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी बहुत से। हाइड्रोक्सी लफ्ज़ निकला हाइड्रोक्साइड से, और एल्डिहाइड का मतलब है, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स जिनमें बहुत से हाइड्रोक्साइड्स हों और फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स का जो होता है वो एल्डिहाइड्स हो या कीटोन हो। कीटोन का मतलब क्या है, उसमें C+O ग्रुप आता है, C+O। ठीक हो गया। तो ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल जिनमें बहुत से हाइड्रोक्साइड्स आइन हो और फंक्शनल ग्रुप या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो तो उन्हें हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो दोबारा डेफिनेशन चेक करेंगे, ये ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल हैं जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, और जनरल फार्मूला देखें CnH2n, और n की वैल्यू यहाँ नहीं लिखी, आप नोट कर लीजिएगा। मिनिमम n की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी, तो n की वैल्यू 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, कम से कम n की वैल्यू 3 होगी। एग्जाम्पल, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज है, और ये पौधे फोटोसिंथेसिस से हासिल करते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे कौन तैयार करता है, प्लांट्स। किस मेथड से, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यानी पौधे जब सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पत्तों से हासिल करें, इन्वायरमेंट से पत्तों के ज़रिए हासिल करेंगे, और वाटर जो रूट्स के ज़रिए आएगा, तो इनको मिक्स करेंगे इन दो चीज़ों की मौजूदगी में, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। तो इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। और इसके बाद जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो ग्लूकोज है उसके मिलने से, यानी आगे ग्लूकोज आगे मुख्तलिफ तरीके से पॉलीमराइज होता है, यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं और स्टार्च, सेलुलोज और डिफरेंट तरह के कंपाउंड बनाते हैं। तो 2 क्वेश्चन हो गए, व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, डेफिनेशन कर देनी है और एग्जांपल दे देनी है, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट आती है जी क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, तो याद रखें 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो आज का यही हमारा प्रॉपर टॉपिक होगा। सबसे पहली चीज़, व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइज ना हो सकें, ये इनकी डेफिनेशन है। हाइड्रोलाइज होने का क्या मतलब है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर के साथ केमिकली रिएक्शन करना और ब्रेक डाउन हो के नए यूनिट्स में तब्दील हो जाना। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो ऐसा प्रोसेस ना करें उनको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। यानी कि यू कैन से जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो वाटर के अंदर डिज़ाल्व तो हो जाते हैं, लेकिन ये वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करके नए कार्बोहाइड्रेट में तब्दील नहीं होते, तो इन्हें हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। दूसरे हैं ओलिगोसैकेराइड। ये कौन होते हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है और जब इनकी हाइड्रोलिसिस हो तो ये मोनोसैकेराइड में बदल जाते हैं। फिर आते हैं पॉलीसैकेराइड। पोलोसैकेराइड किसे कहते हैं, जिसमें 100 to थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी जब 100 से 1000 ऑफ मोनोसैकेराइड आपस में मिल जाएं तो एक ह्यूज जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। अच्छा जी, हम मोनोसैकेराइड पहले शुरू करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है कि हम इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। दूसरी निशानी इनमें कार्बन की जो तादाद होती है वो मिनिमम 3 से लेकर 9 तक कार्बन एटम हो सकते हैं, यानी दूसरी निशानी ये याद रखनी है। तीसरी बात, इनके नेम कैसे करेंगे। अगर इनमें कार्बन एटम की तादाद हो 3 तो ये ट्राइओसिस होगा, 4 कार्बन हो तो टेट्राओसिस, 5 कार्बन की तादाद हो पेंटाओसिस, 6 कार्बन हो हेक्साओसिस, 7 हूँ हेप्टाओसिस, 8 हूँ एक्टाओसिस, 9 हूँ तो नूना ओसिस। तो इसमें कार्बन एटम की तादाद मिनिमम 3 और मैक्सिमम 9 हो सकती है। इसके बाद करते हैं जी एग्जाम्पल। जो सबसे इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड है वो है हेक्साओसिस, यानी 6 कार्बन वाले। हेक्साओसिस मीन जिनमें कार्बन एटम की तादाद 6 होती है और उसमें एग्जाम्पल आएगी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक हो गया। तो दिस इज़ दी इंट्रोडक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड। अब आपका यहाँ इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सबसे पहली चीज़, जो चीज़ सेम है वो क्या, ग्लूकोज भी हेक्साओसिस है, यानी इसका फार्मूला C6H12O6 है। फ्रुक्टोज भी हेक्साओसिस है, उसका फार्मूला C6H12O6 है। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है। और स्ट्रक्चरल कैसे डिफरेंट है, जो ग्लूकोज है वो होता है पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। नाम पे फोकस करें, पेंटा का मतलब है 5, हाइड्रोक्सी का मतलब है हाइड्रोक्साइड। तो ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्साइड होते हैं और जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप को ऐसे लिखेंगे।
और जो फ्रुक्टोज होता है वो भी पेंटाहाइड्रॉक्सी होता है पर एल्डिहाइड नहीं, ये अहम बात है, कीटोन होता है। यानी इसमें 5 हाइड्रोक्साइड होते हैं लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन का होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो आपने बताना है ग्लूकोज इज पेंटाहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, फ्रुक्टोज इज पेंटाहाइड्रॉक्सी कीटोन। अब इसको लिखने का तरीका देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने सिर्फ कार्बन 6 ड्रॉ करने हैं, मैं भी 7 ड्रॉ कर रहा हूँ, चेक करें 1 2 3 4, इधर 5 कर देता हूँ और इधर 6, तो 6 कार्बन ड्रॉ करने हैं। दूसरे नंबर पे निशानी सुने, जो स्टार्ट वाला कार्बन है, चलें ये इस तरह उसने लिखा हुआ है, मैं दूसरी तरह ड्रॉ करता हूँ। पहले 6 कार्बन ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सेकेंडली क्या करना है, जो फर्स्ट कार्बन है उधर आपने फंक्शनल ग्रुप लगा देना है। वो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो C डबल बॉन्ड OH ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप उसको जोड़ के भी लिख सकते हैं CHO। इसके बाद आपने दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा, 1 2 3 4 5 और 6, छठा जो कार्बन है वहाँ आपने लिख देना है CH2OH। यानी अगर आपने एल्डिहाइड बनाना है तो स्टार्ट होगा CHO, एंड होगा CH2OH। इसके बाद जितने कार्बन रह जाते हैं एक साइड पे H लगाना है और एक साइड पे OH लगाना है। लेट्स सपोज यहाँ मैं H लगा दूंगा, यहाँ मैं OH लगा दूंगा। जो थर्ड कार्बन है उसको अपोजिट करना है, उसका OH इधर लगाना है और H इधर लगाना है। फोर्थ आगे फिर सेम, नीचे H लगा दें, ऊपर OH लगा लें। फिफ्थ फिर सेम, नीचे H लगा दें, ऊपर OH लगा दें। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपके पास जो एग्जांपल है वो देखें। पहले 6 कार्बन ड्रॉ करें, उनमें सिंगल बॉन्ड बनाएं। दूसरी निशानी, पहला CHO और एंड पे CH2OH। अब देखें सेकंड कार्बन इस तरफ H, इस तरफ OH। थर्ड मैंने कहा मस्ट चेंज करना है, तो इस तरफ OH, इस तरफ है, फिर इधर H, इधर OH, इधर H और इधर OH। अब कीटोन अगर आप लोगों ने बनाना है, अगेन 6 कार्बन ड्रॉ करें, ये 6 कार्बन, शुरू भी CH2OH एंड भी CH2OH। दूसरा फ़र्क हो गया, इसमें देखें CHO था और इसमें CH2OH। इसके बाद दूसरे कार्बन पे कीटोन का फंक्शनल ग्रुप लगा देना जिसको हम C डबल बॉन्ड O बोलेंगे। और इसके बाद थर्ड का OH और H और फोर्थ फिफ्थ और आगे सारा सेम टू सेम। तो कोई भी अगर आपने बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है तो इसका ये मेथड है, कीटोन बनाना है तो ये मेथड है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट कार्बन अगर एल्डिहाइड बनाना है CHO होगा, एंड वाला कार्बन CH2OH होगा, और जो रिमेनिंग कार्बन होंगे एक तरफ H एक तरफ OH, इस तरह लगाइए। और कीटोन का अगर आप लोगों ने ड्रॉ करना है तो फर्स्ट होगा CH2OH ग्रुप, एंड वाला भी CH2OH ग्रुप, सेकंड वाला C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और उसके बाद एक तरफ H एक तरफ OH। चाहे 2 3 तादाद है कार्बन की, चाहे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है। लास्ट चीज़ आएगी जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड। इसकी हेडिंग होगी मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़ बताएं। तो पहले नंबर पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, यानी इनकी रेगुलर शेप है, वाटर सॉल्यूबल है यानी पानी में हल हो जाते हैं, स्वीट इनका टेस्ट होता है, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। ले जी नेक्स्ट, ओलिगोसैकेराइड। मोनो और ओलिगो में ये फ़र्क है कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं होते, और ओलिगोसैकेराइड हाइड्रोलाइज होकर 2 से 9 यूनिट मोनोसैकेराइड देते हैं। यहाँ क्लियर करें, उनमें 3 से 9 कार्बन एटम है, और 2 से 9 यूनिट का मतलब है जब ये हाइड्रोलाइसिस होगी तो ये ब्रेक होके 2 से 9 मोनोसैकेराइड में बदल जाएंगे। दूसरी बात, देयरफॉर जी दे आर क्लासिफाइड डाइसैकेराइड, यानी अगर वो 2 यूनिट में तब्दील हो तो उसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास सुक्रोज आता है, माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है। सुक्रोज को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा। माल्टोज को आगे मैं बताऊंगा, लिखा भी होगा। माल्टोज को जब हम करेंगे हाइड्रोलाइज तो हमारे पास 2 ग्लूकोज बनेंगे, और जब हम माल्टोज को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनेगा। ठीक हो गया, बल्कि वेट सॉरी अगर हमारे पास 3 है, मैं लिख के बताता हूँ। हमारे पास पहले आता है सुक्रोज। सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रुक्टोज बनता है। माल्टोज, अगर हम माल्टोज की हाइड्रोलाइसिस करेंगे 2 अदद ग्लूकोज बनेंगे, यानी दोनों के दोनों ग्लूकोज होंगे। और तीसरे पे आ जाता है लैक्टोज। लैक्टोज को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो एक ग्लूकोज बनेगा और एक ग्लैक्टोज बनेगा, और इन सब में कार्बन की तादाद, इन सब का फार्मूला C6H12O6 ही होगा। अच्छा जी नेक्स्ट देखें, जो एग्जांपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड दैट इज सुक्रोज, और हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मैंने बताया 1 यूनिट ग्लूकोज का बनाएंगे और 1 फ्रुक्टोज का। हाइड्रोलाइसिस कैसे करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और हीट करेंगे तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा।
अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सारी प्रॉपर्टीज़ मैच होती हैं, एक सिर्फ चेंज है, ये भी वाइट है, ये भी क्रिस्टलाइन है, ये भी वाटर सॉल्युबल है, मैच हो गई, ये भी स्वीट है, सिर्फ एक चेंज है, वो थे रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग शुगर। तो ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, तो जस्ट ये बेसिक डिफरेंस होगा। लास्ट पे आता है जी पॉलीसेक्राइड। डेफिनेशन बता चुका हूँ कि इसमें 100 से थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स होते हैं, तो जब इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 100 से थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड मिलेंगे। एग्जाम्पल होगी स्टार्च और सेलुलोज, ठीक हो गया। और प्रॉपर्टीज़ ये हेडिंग होगी, प्रॉपर्टीज़ टोटल अपोजिट हैं, जैसे कि वो क्रिस्टलाइन ये मार्फस, वो स्वीट इन टेस्ट ये टेस्टलेस, वो वाटर में सॉल्युबल हैं ये इनसॉल्युबल हैं, वो रिड्यूसिंग है और ये नॉन रिड्यूसिंग। लास्ट चीज़ आखिरी टॉपिक आज हम करेंगे सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सोर्सेज कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो चेक करें जी। हम अपनी डाइट देखेंगे जिनसे मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास मोनोसेक्राइड के सोर्सेज हैं, तो मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है और ग्लैक्टोज आता है, और ये फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, शहद में होता है और अनाज में होता है। फिर डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड मैंने आपको बताया जो हाइड्रोलाइज करके 2 यूनिट बनाए। सुक्रोज आता है, लैक्टोज, माल्टोज, इसका बता रहा था। सुक्रोज, सुक्रोज हमारे मिलता है शुगर बीट, शुगर कैन यानी चिकंदर से मिलता है, गन्ने से मिलता है और फ्रूट से मिलता है। लैक्टोज, लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलता है, और ये जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसके अंदर जो मिठास होती है, जो शुगर होती है, इसकी वजह से होती है। और इसके अलावा ये डेयरी की मुख्तलिफ चीज़ों में होता है। फिर आता है माल्टोज, माल्टोज डाइसेक्राइड है, इसमें 2 ग्लूकोज मालिक्यूल और ये अनाज में पाया जाता है। लास्ट सोर्सेज होंगे पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में स्टार्च और सेलुलोज आते हैं, ये स्टार्च का सोर्स है, ये हमारी अनाज में होता है, गंदम में, मकई, जौ वगैरह में होता है। और जो सेलुलोज है वो सिर्फ काटन यानी रुई में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आएंगे सोर्सेज। ये सोर्सेज मैं रिपीट कर रहा हूँ अंडरलाइन करके, ये सोर्सेज होंगे मोनोसेक्राइड के, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास होंगे ओलिगोसेक्राइड के, और ये सोर्सेज होंगे पॉलीसेक्राइड के। रिमेनिंग जितना पोर्शन रह गया दैट इज़ यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमाल यहाँ से एंड तक। तो सबसे पहले जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है कहता है ग्लूकोज है, और ग्लूकोज जो होता है हमारे मसल्स एनर्जी में इस्तेमाल करते हैं, जो ब्रेन होता है वो ग्लूकोज को एनर्जी में इस्तेमाल करता है। तो ये एग्जांपल ग्लूकोज की। और इसके अलावा अब कार्बोहाइड्रेट्स का पहला इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, यानी शुगर को लो होने नहीं देते। अगर शुगर लो होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया की बीमारी होगी। नंबर 2 डाइजेस्टिव, जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, उनमें बैक्टीरियाज को ये ग़िज़ा भी देते हैं। तीसरा डाइटरी फाइबर में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिससे हमारी आंतें प्रॉपर काम करती हैं। चौथा ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं और हार्ट अटैक या हाई ब्लड प्रेशर से जिस्म को बचाते हैं। और जो 5वां कार्बोहाइड्रेट होगा वो जो है हमारे मसल्स को क्रैम्पिंग से बचाता है। ठीक हो गया। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एनर्जी के यूजेस हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी के तौर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वो खुराक जिसमें कार्बोहाइड्रेट जब ये ब्रेक होगी शुगर में बदलेगी, और उसके बाद ये 3 चीज़ों में चेंज हो जाती है। कुछ कार्बोहाइड्रेट हमारे खून की नालियों में चले जाते हैं और हमारे मसल्स इसको एनर्जी में इस्तेमाल करते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में बदल जाते हैं जो लिवर में फ्यूचर के लिए स्टोर हो जाता है। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा डाइट में इस्तेमाल करें तो वो फैट्स में तब्दील होते हैं और मोटापे की वजह बनते हैं। लास्ट टॉपिक यूज़ ऑफ डेक्सट्रोज इन ड्रिप्स। डेक्सट्रोज क्या होता है, ये भी ग्लूकोज की क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, यानी डेक्सट्रोज की ड्रिप्स, ये जो ड्रिप लगाते होते हैं डाइट को पूरा करने के लिए, तो उसमें डेक्सट्रोज होती है। डेक्सट्रोज के बारे में पहली बात ये याद रखनी है कि इसमें बेसिकली ग्लूकोज होता है। जब ये ब्लड में जाता है तो ये ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज आगे हमारे जो ब्लड के अंदर जाके डिज़ाल्व होते हैं और हमारा जिस्म इनको इस्तेमाल कर लेता है। दूसरी बात याद रखनी है, डेक्सट्रोज मुख्तलिफ कंसनट्रेशन में मिलता है, यानी 5% भी होता है वॉल्यूम ओवर वेट, 10%, 15%, डिपेंड करता है बॉडी को कितनी ज़रूरत है। 5% हो तो इसका मतलब है 100 ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम डेक्सट्रोज है। नेक्स्ट बात ये याद रखनी है कि इसमें इतनी एनर्जी होती है लेकिन इसके अंदर साल्ट्स वगैरह इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, तो जो ड्रिप्स वगैरह होती हैं उसमें डेक्सट्रोज के साथ साल्ट्स और मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड कर लिया जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद डेक्सट्रोज को ड्रिप कैसे लगाते हैं, इंट्रावेनस थेरेपी उसे कहते हैं, ड्रिप सिस्टम बोलते हैं, इस तरीके से दिया जाता है। ठीक हो गया। और इस तरीके से जाके ब्लड के अंदर मुख्तलिफ फॉर्म में चेंज होकर जिस्म को एनर्जी देता है। तो यहाँ तक आपने कार्बोहाइड्रेट्स करना है, नेक्स्ट हम प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। तो यही टॉपिक है आपका आज का। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।